हेलो एवरीवन, वेलकम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब लोग? अब तक जो भी पढ़ा है वो पढ़ लिया, रेडी हो गया है कि नहीं हो गया है? ठीक है, जस्ट प्रिपेयर करते रहना। आज का लेक्चर जो हमारा होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम कैलकुलेट कर चुके हैं अब तक, ठीक है। और कुछ एक दो प्रॉब्लम और भी बाकी है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। दिस इज जेन्युइनली फंडामेंटल कंसेप्ट, बहुत काम में आने वाला है इसके आगे। बहुत सारे प्रॉब्लम में इसके यूज होते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो इसको, इस पर्टिकुलर लेक्चर को बहुत ही फोकस के साथ आप पढ़ना। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर गाइस। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम जो करने वाले हैं वो कैलकुलेशन करेंगे किसकी, तो कि पोटेंशियल डिफरेंस की। देखिए, अब तक हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट नहीं किया हुआ है। तो हाउ टू कैलकुलेट अ पोटेंशियल डिफरेंस? तो देखिए, यहां से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने की शुरुआत करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही लार्ज रॉड है, बहुत ही लॉन्ग, वेरी लॉन्ग। ये एक रॉड है जिसके ऊपर चार्ज है, ओके। मान लीजिए इसके ऊपर चार्ज है कैपिटल क्यू जितना, और इस रॉड की जो लेंथ है वो है एल जितनी। तो हम क्या बोलेंगे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑफ रॉड लेमड़ा क्या होगा? तो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज अपॉन लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा चार्ज अपॉन लेंथ। एंड फॉर सच रॉड हमने एक इक्वेशन डिराइव करके रखा हुआ है, किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ऐसे रॉड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मुझे पता है, दैट इज लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर एंड आर कैप, राइट। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट है, लेट अस से इस पॉइंट को नाम देते हैं ए, और ये दूसरा पॉइंट है जिसको नाम देते हैं बी। ये पॉइंट ए जो है दैट लाइज एट डिस्टेंस ए फ्रॉम दैट बेसिकली रॉड, और पॉइंट बी का जो रॉड से डिस्टेंस है, ओके, पॉइंट बी का रॉड से जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज बेसिकली बी। समझ में आया इतना? अब मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हाउ टू कैलकुलेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस? आइए मैं बताता हूं। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, उसको क्या बोलेंगे? वी ए बी बोलेंगे। और वी ए बी क्या होगा? वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम बी टू ए। और ये वर्क कैसा होगा? तो कि बी से लेके ए तक ई डॉट डी आर, ये हो जाएगा उसका वर्क। तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि पोटेंशियल बिटवीन ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, बी का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल बी, ए का पोजीशन वेक्टर है स्मॉल ए। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो होगा लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर, और यहाँ पे डी आर आ जाएगा। एक्चुअली एक एक स्टेप करते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, चलो। ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 आर है, और यहाँ पे आर कैप है, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखा मैंने। अब डी आर का वैल्यू रखेंगे। डी आर क्या होता है? डी आर का मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर। सो यहां से क्या होगा, देखो, बी से लेके ए तक लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, नीचे आर आ जाएगा और यहां पे आएगा डी आर। सो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे माइनस लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 इंटीग्रेशन बी से लेके ए तक 1 अपॉन आर, और यहां पे आएगा डी आर। सो यहां पे आंसर क्या मिलेगा? वी ए बी इज इक्वल टू, वी ए बी इज इक्वल टू, देखो, माइनस लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 ऐसे ही रहेगा। 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो? 1 अपॉन आर का इंटीग्रेशन होता है लॉग आर। दिस इज बेसिकली लॉग आर, और ये होगा बी से लेके ए तक। सो लेमड़ा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, आर की जगह पे पहले ए लिखेंगे तो क्या आएगा? लॉग ए।
फिर उसके बाद आएगा log b। अब देखो माइनस को अपने अंदर ले जाते हैं, तो लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0, माइनस को अगर अंदर ले जाएं तो log b माइनस क्या होगा, log a होगा। एंड फाइनली वी गॉट माई आंसर दैट लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 log b माइनस log a क्या होगा, log b अपॉन a हो जाएगा। सो दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स a एंड b फॉर अ वेरी लॉन्ग रॉड। ठीक है, समझ में आया पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं भाई। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको इनफाइनाइट से चार्ज को लाने की जरूरत नहीं होती है। आप जिस दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हो उसमें से एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक चार्ज को मूव करवाओ, और उसके लिए यूनिट चार्ज को मूव करवाओ, मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाने के लिए जो भी वर्क करना पड़ता है वो वर्क होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कोसेंट्रिक शेल। ठीक है, यहां पे कोसेंट्रिक शेल्स आप देख रहे हो। ठीक है, तीन अलग अलग शेल्स है और इस तीन अलग अलग शेल के लिए आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ये जो शेल है उसका रेडियस है a, इस शेल का जो रेडियस है वो है b, और ये जो शेल है बाहर वाला उसका रेडियस है c। ओके, ये अंदर वाले शेल पे चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2 और यहाँ पे चार्ज है Q3। इसको शेल नंबर 1 बोलेंगे, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। अब हमको क्या करना है, वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑन ईच शेल। शेल नंबर 1 पे पोटेंशियल क्या होगा, 2 पे पोटेंशियल क्या होगा और 3 पे पोटेंशियल क्या होगा। ये तीन चीजें मुझे यहाँ पे क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब ध्यान से देखना, ये शेल जो होता है वो हॉलो स्फीयर होता है। ठीक है, मतलब चार्जेस सरफेस पे ही रहेंगे, कहीं और चार्जेस यहाँ पे नहीं हो सकते। अब ऐसे सिचुएशन में अगर आपको आंसर कैलकुलेट करना है तो ट्रिक बताता हूं मैं। यहाँ पे हम लंबी कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर लिखने वाले हैं। डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा देखते हैं, चलिए। लेकिन उसके लिए ट्रिक क्या है, शुरुआत कहां से करो, तो शुरुआत करो आउटर शेल से। आउटर शेल से शुरुआत करो। चलो यहाँ पे आउटर शेल कौन सा है, तीसरे नंबर का। तो हम शुरू करेंगे पोटेंशियल ऑन शेल 3, उसको बोल देंगे V3। पोटेंशियल ऑन शेल 3 उसको बोल देंगे V3। चलो अब क्या होगा, यहां पे सबसे पहले ध्यान से रखो, तीसरे नंबर के शेल पे मुझे पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है, तीसरे नंबर के शेल पे जो चार्ज है वो चार्ज और उस शेल के अंदर की तरफ जो चार्ज है वो चार्ज, उसका टोटल करो। शेल के ऊपर कौन सा चार्ज है, देखो Q3 है। ठीक है, उसके ऊपर Q3 चार्ज है, उसके अंदर की तरफ Q2 और Q1 चार्जेस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे तीनों तीन चार्ज का। तो तीनों तीन चार्ज का टोटल क्या आएगा, Q1 प्लस Q2 और Q3। फिर से बोल रहा हूं, क्या करना है, सरफेस पे जिस शेल पे पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं उस शेल के सरफेस पे चार्ज देखना है और उसके अंदर की तरफ कितना चार्ज है वो देखना है। तो सरफेस पे कितना है Q3 और उसके अंदर की तरफ क्या है Q2 और Q1। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज द टोटल चार्ज। शेल का रेडियस कितना है, तो तीसरे नंबर के शेल का रेडियस है C, उसके आगे लगा दो K। ये कौन सा K है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वाला K है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, K Q1 बाई C, K Q2 अपॉन C और K Q3 अपॉन C। ओके, ये तीन स्टेप मुझे मिल गए, तीन टर्म मिल गई। अब क्या करेंगे, पोटेंशियल ऑन शेल 2 करते हैं। पोटेंशियल ऑन शेल 2, बस क्या करेंगे, वही लॉजिक अप्लाई करेंगे। शेल नंबर 2 पे जो चार्ज है वो चार्ज और उसके अंदर की तरफ जो चार्ज है वो चार्ज। तो 2 पे कौन सा है, Q2 है, और उसके अंदर की तरफ कौन सा है, तो कि Q1 है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, तो कि Q1 प्लस Q2। तो शेल 2 पे है तो शेल 2 का रेडियस क्या है B, आगे क्या लगाना है K। यहाँ पे खत्म नहीं होता, अभी शेल 3 की बात बाकी है। देखो 1 और 2 की बात हो गई, अब 3 है ना, बाहर अकेला रह गया है। तो बाहर अकेला रह गया है तो ट्रीट दैट पर्टिकुलर शेल एज अ पॉइंट, क्योंकि आप कोई भी स्फीयर को क्या कर सकते हो, पॉइंट की तरह ट्रीट कर सकते हो। तो उस शेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट के पोटेंशियल के जितना होगा।
तो उसका पोटेंशियल क्या होगा, पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू थ्री अपॉन सी। इंडिविजुअल पोटेंशियल बाद में क्या करो, ऐड करो। अगर उसके बाहर भी अगर चौथा कोई शेल होता तो मैं क्या करता, उसका पोटेंशियल भी इंडिविजुअली ऐड करता। पांचवा शेल होता तो उसका पोटेंशियल भी इंडिविजुअली ऐड करता। तो यहाँ पे मुझे आंसर जो मिला है वो क्या मिला, देखो, के क्यू वन अपॉन बी प्लस के क्यू टू अपॉन बी प्लस के क्यू थ्री अपॉन सी। चलो, पोटेंशियल ऑन शेल टू मिल चुका है। अब पोटेंशियल ऑन शेल वन क्या होगा, दैट इज वी वन, दैट इज वी वन। चलो अब क्या करेंगे, वही लॉजिक, वन नंबर पे जो है चार्ज वो, और वन के अंदर की तरफ अगर कोई चार्ज है तो वो। तो वन नंबर के ऊपर चार्ज है क्यू वन और उसके अंदर की तरफ कोई चार्ज नहीं है, तो के क्यू वन अपॉन क्या होगा, ए। ठीक है, फिर उसके बाहर दो अलग अलग शेल है, तो दोनों शेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल जो भी होगा वो वहां पे डायरेक्टली आप ऐड कर दो। तो दूसरे शेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल होगा के क्यू टू बाई बी और तीसरे का के क्यू थ्री बाय सी। तो ये हो गया V1। ओके, तो तीनों तीन शेल के पोटेंशियल्स कैसे लिखते हैं समझ में आया। सेम करना है, जो शेल पे हो आप वो शेल, उसका चार्ज और उसके अंदर की तरफ का चार्ज लेके आप के क्यू बाय आर करो, प्लस उसके बाहर अगर कोई शेल रह गया है तो बाहर के शेल का इंडिविजुअल पोटेंशियल ऐड करो। बस इतना काम करना है एंड दैट्स ऑल। चलो खत्म हुआ ये, यहाँ पे समझ में आया सबको। चलो एक यहां से एक और बात करते हैं, जरा ध्यान से देखना, मैं नेक्स्ट पेज पे वो बात करता हूं। चलो अभी हमने ये देखा कि एक अंदर की तरफ शेल है जिसके ऊपर Q1 चार्ज है, एक बाहर की तरफ शेल है उसके ऊपर Q2 चार्ज है, उसके बाहर की तरफ भी एक शेल है जिसके ऊपर Q3 चार्ज है। इसका रेडियस A है, इसका रेडियस B है और इसका रेडियस C है, राइट। ऐसा हमने अभी देखा। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे कि फॉर these shells सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो कि सरफेस चार्ज डेंसिटी फॉर शेल नंबर वन, तो वो क्या आएगा, Q1 अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर आएगा, और उसके ऊपर से मुझे Q1 का वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट इज सिग्मा वन 4 पाई ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली सिग्मा टू क्या होगा, Q2 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से Q2 का वैल्यू मिलेगा सिग्मा टू 4 पाई बी स्क्वायर, और सिमिलरली क्यू सिग्मा थ्री क्या मिलेगा, तो कि Q3 अपॉन 4 पाई सी स्क्वायर। तो यहां पे Q3 मिलेगा, कितना मिलेगा, सिग्मा थ्री 4 पाई सी स्क्वायर। तो मुझे Q1 Q2 Q3 की वैल्यू मिल चुकी है। ऑल्सो हमने ये भी वैल्यू निकाली हुई है, जस्ट हैव अ लुक। V3 क्या निकाला है हमने, तो कि के क्यू वन अपॉन सी, के क्यू टू अपॉन सी प्लस के क्यू थ्री अपॉन सी। याद नहीं है तो आगे देख लेना, थोड़ा सा रिवाइंड करके समझ में आ जाएगा। फिर के क्यू वन अपॉन बी, के क्यू टू अपॉन बी और के क्यू थ्री अपॉन सी, और V3 जो हमको मिला है, सॉरी V1, वो होगा के क्यू वन अपॉन ए प्लस के क्यू टू अपॉन बी प्लस के क्यू थ्री अपॉन सी। चलो ये V1 V2 V3 हमको मिल चुका है, और हमने यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी का यूज किया और उसको यूज करके Q1 Q2 Q3 निकाल दिए। यहां से आपका होमवर्क है भाई, ध्यान से सुनना, ये होमवर्क, होमवर्क पहला, राइट V1 V2 एंड V3 इन टर्म्स ऑफ क्या, सिग्मा वन, सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब यहां पे देखो ध्यान से, बी का, व्हेन
सिग्मा 1 इज सिग्मा, सिग्मा 2 इज माइनस सिग्मा, एंड सिग्मा 3 इज अगेन अ प्लस सिग्मा, राइट? ऐसा है। तो ऐसी सिचुएशन में V1 क्या होगा, V2 क्या होगा और V3 क्या होगा? तो ये प्रॉब्लम आपको खुद को करना है, ठीक है? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? सिंपल है, सब कुछ रेडीमेड रखा है भाई। Q1 Q2 Q3 की वैल्यू ऊपर के 3 इक्वेशन में रख दो, जो यहां से नीचे ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखी है वो, और उसको रखने के बाद क्या मिल जाएगा? सिग्मा 1 की जगह पे सिग्मा रखो, सिग्मा 2 की जगह पे माइनस सिग्मा, और सिग्मा 3 की जगह पे सिग्मा रखो और अपना आंसर लेके आओ। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है फटाफट ये काम करना और मुझे भेजना। चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आया यहां तक? एकदम क्लियर हुआ सब परफेक्टली? कोई क्वेरी नहीं है ना? अब बात करनी है किसकी? वैन डी ग्राफ जनरेटर की। ये वैन डी ग्राफ जनरेटर, जनरेटर मतलब क्या होता है? ये क्या जनरेट करता है? तो कि ये बहुत बड़ा पोटेंशियल जनरेट करता है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है। कितना बड़ा? तो 10⁵ वोल्ट से लेके 10⁷ वोल्ट तक का पोटेंशियल ये जनरेट कर सकता है। तो इतना बड़ा पोटेंशियल जनरेट करने के लिए अगर कोई डिवाइस जरूरी होती है तो ये वैन डी ग्राफ जनरेटर इज द डिवाइस विच इज यूटिलाइज्ड टू जनरेट अ वेरी लार्ज पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल कैसे जनरेट करता है उससे पहले हम उसका कंस्ट्रक्शन समझते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में उसका पूरा कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। आप लेफ्ट हैंड साइड में ध्यान से देखोगे तो यहां पे देखो ये बैटरी है, ए इज अ बैटरी, दिस ए इज अ बैटरी। बैटरी से मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एंटर हुआ, और ये जो मैं डार्क कर रहा हूं ना, ये पोर्शन जो डार्क कर रहा हूं वो पोर्शन होता है कंडक्टिंग ब्रश। ये होता है कंडक्टिंग ब्रश। ये कंडक्टिंग ब्रश है ना, ये येलो बेल्ट के साथ कनेक्टेड होता है। ये जो येलो है ना वो नॉन कंडक्टिंग बेल्ट है। मतलब अगर मान लो कि यहां से पॉजिटिव चार्जेस इस ब्रश के थ्रू इस पर्टिकुलर बेल्ट पे जमा होते हैं तो क्या होगा? नॉन कंडक्टिंग है, मतलब कंडक्टर होता तो चार्जेस क्या कर जाते? मूव कर जाते। लेकिन ये नॉन कंडक्टर है तो चार्जेस मूव नहीं करेंगे, वो अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। अब नीचे ये जो देख रहे हो ना आप, ये जो है वो रोलर है। ये जो देख रहे हो दिस इज बेसिकली रोलर, ठीक है? वो रोल होगा, मतलब उसको मोटर के साथ कनेक्ट किया जाता है या फिर हैंड से आप उसको गोल 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 घुमा के अल्टीमेटली हम उसको रोल करेंगे। तो अच्छा है अगर आप मोटर से रोल करवाओ, बहुत फास्ट रोलिंग होगी उसकी, ठीक है? वो रोलर से रोल करेंगे, और जैसे ही यहां से रोलिंग होगी तो ये बेल्ट क्या करेगा? ऊपर नीचे मूव करेगा, ठीक है? तो देखो जैसे ही रोलिंग चालू हो जाएगा तो क्या होगा? यहां से पॉजिटिव चार्ज धीरे 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 ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, और जैसे ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू कर देगा यहां पे भी क्या दिखेगा? देखो ये भी एक क्या है? कंडक्टिंग ब्रश है। ये कंडक्टिंग ब्रश है। ये कंडक्टिंग ब्रश क्या करेगा? ये पॉजिटिव चार्जेस जो भी यहाँ पे पहुंचे हैं वो ट्रांसफर कर देगा आउटर कंडक्टर पे। ये इसको ट्रांसफर कर देगा आउटर कंडक्टर पे, ठीक है? और यहाँ से बेल्ट से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ से गोल गोल घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे घूमते जाएंगे, और यहाँ पे बहुत ही नजदीक में क्या होता है? एक आयन सोर्स होता है। वी डोंट वांट ये पॉजिटिव चार्ज नीचे की तरफ आए, ठीक है? हम नहीं चाहते ऐसा। तो हम क्या करेंगे? इसको एक आयन सोर्स के नजदीक लेके आएंगे। तो जैसे ही आयन सोर्स नजदीक आएगा ना वो पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, और वो पॉजिटिव चार्ज बेसिकली क्या हो जाएंगे? बाहर चले जाएंगे, सिस्टम के बाहर चले जाएंगे। वो हमको एक्सपेरिमेंटल लेवल पे काम आते हैं, मतलब ठीक है? वो जहां पे भी हमको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत होती है, कोई भी चार्ज की जरूरत होती है, तो वहां से आयन सोर्स से उस चार्ज को बाहर निकाला जाता है। ओके, और वो कहाँ गया, कैसे निकाला जाता है, क्यों निकाला जाता है, दैट्स नॉट अ क्वेश्चन राइट नाउ। अभी क्या हुआ वो समझ में आया? बस ये बेल्ट घूमता रहेगा, सप्लाई से आपको बेल्ट को चार्ज मिलेगा, चार्ज ट्रांसफर होगा बाहर के स्फीयर की तरफ। तो आप देखिए अंदर के स्फीयर के ऊपर भी कुछ चार्ज है, ऐसा नहीं है कि अंदर के स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ये अंदर का स्फीयर, मान लो कि इसका अंदर का स्फीयर जो है उसका रेडियस है स्मॉल है, और इसके बाहर के स्फीयर का जो रेडियस है वो है स्मॉल बी। अंदर के स्फीयर का चार्ज है Q1 और बाहर के स्फीयर का चार्ज है Q2। तो अंदर के स्फीयर के ऊपर भी चार्ज होगा और बाहर के स्फीयर के ऊपर भी चार्ज होगा, और इस तरह से ये रोलर घूमता रहेगा, और कंडक्टर, आउटर कंडक्टर पे चार्ज डिपॉजिट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। और ये अंदर का जो स्फीयर है छोटा वाला जिसके ऊपर Q1 चार्ज मैंने बताया, वो बहुत छोटा स्फीयर होता है, उसकी रेडियस a वो बहुत छोटी होती है इन कंपैरिजन विद द रेडियस ऑफ दैट आउटर कंडक्टर। ओके, आउटर स्फेरिकल कंडक्टर। तो ये उसका कंस्ट्रक्शन होता है, राइट? और ये कंस्ट्रक्शन
क्या करता है, जनरेट करता है बहुत ही बड़े पोटेंशियल को। अब ये कैसे जनरेट करता है इतने बड़े पोटेंशियल को, देखते हैं। देखो, उसको समझाने के लिए मैं एक रफली यहाँ पे बताता हूँ। ये अपना अंदर का स्फीयर है, ऑल्दो ये बहुत छोटा होता है, मैंने जस्ट आपको समझ में आए इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना दिया है। इसके ऊपर Q1 चार्ज है, फिर ये बाहर का स्फीयर है, आउटर कंडक्टर, उसका रेडियस है b, और इसके ऊपर Q2 चार्ज है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हियर inner sphere of radius a has charge Q1 and outer conductor has charge Q2 and radius b। अब देखो, इन दिस केस मुझे बताओ, चलो V2 क्या होगा, V2 यानी बाहर के स्फीयर का पोटेंशियल। तो अपने वही करेंगे, जो स्फीयर पे चार्ज है वो चार्ज, और उसके अंदर की तरफ चार्ज है वो टोटल करेंगे, तो वो टोटल आएगा Q1 प्लस Q2, ये होगा K। और यहां पे नीचे की तरफ कौन सा रेडियस आएगा, तो क्या आएगा B, तो K Q1 अपॉन B प्लस K Q2 अपॉन B। ठीक है, जैसे हमने पहले वो स्फेरिकल शेल वाला किया ना, वैसा ही लॉजिक यहां पे मैं अप्लाई कर रहा हूं। एंड एंड क्या, V1 निकालो, चलो V1 निकालेंगे तो क्या होगा, K Q1 अपॉन A प्लस K Q2 अपॉन B। वन के ऊपर जो चार्ज है वो, और उसके अंदर कुछ नहीं, इसलिए वन का चार्ज Q1, उसका रेडियस आएगा A1, इससे बनेगा K Q1 बाय A1। और फिर आउटर स्फीयर का इंडिविजुअल पोटेंशियल क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे। तो V1 और V2 मुझे यहां पे मिल चुका है। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, ओके, टू, क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलेंगे डेल्टा V, दैट इज V1 माइनस V2। तो V1 कितना है, देखो K Q1 अपॉन A प्लस K Q2 अपॉन B माइनस K Q1 अपॉन B माइनस K Q2 अपॉन B। K Q2 अपॉन B, Q2 अपॉन B कैंसिल हो जाएगा, तो K Q1 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पे मैं बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, एज मैंने बोला था ना कि इनर जो स्फीयर होता है ना वो बहुत छोटा होता है, उसकी रेडियस छोटी होती है। तो एज A इज वेरी वेरी लेस देन B, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 अपॉन A is very very greater than 1 upon B, and therefore delta V is very very greater than 0, delta V is very very greater than 0, and this indicates uh, this indicates very large potential, okay, this indicates the very large value of a potential। तो यहां पे देखो, बहुत बड़ा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है इन दोनों के बीच में। इज दैट परफेक्टली अंडरस्टूड, कैसे होता है, क्या होता है। तो ये उसका प्रिंसिपल है। कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ वेन द ग्राफ जनरेटर, तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द, आई कैन से, पोटेंशियल ऑन स्फेरिकल शेल। क्लियर हो गया इतना, चलो अभी जरा ध्यान से देखना मैं जो दिखा रहा हूं। You and I have never done this before, and this is a brand new one. I've never even tried this one out on Nine News before, so this is great. This is how we teach kids about electrons, and really an electron elevator and how it sends the electrons over the top here. So here's what happens. There's a crank that's here. Right. The crank's going to turn the motor on the bottom, and when I turn it like this, you're going to actually start to feel some. Oh, do you feel that? There's a little electricity. That's kind of weird. Yes.
All right, so here's what I'm going to do. You hang on to the ball, okay? And I'm going to hold on to this little grounding thing over here. Right. I'm going to dim the lights a little bit, and I'm going to twist it. And watch what happens here. You're going to get nice little, get a little closer. Oh, there you go. Isn't that a great one? That's really so, cool. You get a little farther away. You get so for every inch of spark is about 50,000 volts. So that was a really good one. Now, here, this is more fun. You hang under this. Oh, okay. Now you can feel it. Ready? So get a little closer. See how that? Yeah. See that? Awesome. All right, so the lights come up because here's what we're going to do. This cranking thing is for sissies, so we're going to move it to the motor. All right? So there we go. Steve, now wait a second. You said before that we were not going to do the motor. I know, but I was lying. So here's what we're going to do now. So now I'm going to hang under this, and now when we flip on the motor here, now you really can kind of build up those electrons. And that's what we're doing, this little electron elevator. Yeah. Is sending the electrons to the top there, and it's something, so we get all this negative charge. And you feel it around your body. Yes. What did you say to me earlier that this is what you feel like just before you die on type? Oh, no, it's this part. All right, so here's what I want you to do. So now you put your hand on the ball. What? So it's okay to put this hand on the ball like this. No, just one. Which hand do you use the least? The left. Okay, so you're there. And you're good. So now we flip it on, and so now you're going to start to feel the electricity around your body. You start to feel it around? Yeah, a little bit. Do you want me to take my hair out? Holy, see that? Yes. See, there's a little spark. Okay. Is that kind of yes. So there's a little bit of sparking, but okay. So now here we can build up some of the electrons this way. Right. Let's go this way. These are just little pipe hands. So if you start to see the repelling charges, you can kind of see what happens. It starts lifting up the there is this piece too. We have to tell people in Colorado that when the lightning hits, you count to 5, right? So when you see the flash of lightning, 1,000, 1,002, for every 5 seconds, it's a mile away. Okay. They consider a real danger zone in Colorado between a mile and 2 miles. Mm-hmm. So believe it or not, you can count to 10, hear the thunder, and then all of a sudden, that's pretty dangerous. So you got to get out of there. Absolutely. Get out of there. Hey, here's our special guest, Barbie. So hang on to Barbie. All right. So now you put your hand here. Yes. And now I'm going to crank this up, and you feel, there's a little electricity in the air. You feel, see this? When you touch these up, buddy, there's just a little electricity. So guys, what you have seen, okay, जो भी अभी आपने देखा उसमें कुछ चीजें ऐसी थी, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहली बात स्पार्क हो रहा था, वेन डी ग्राफ जनरेटर कैसा दिखता है वो आपने देख लिया, ये इसका छोटू मॉडल था, ठीक है, ये छोटा ये टेबल टॉप वेन डी ग्राफ जनरेटर था जो लैब में डेमोन्स्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूटिलाइज किया जाता है, ठीक है, बड़े वेन डी ग्राफ जनरेटर भी होते हैं, उसका छोटा वर्जन था, लेकिन यहाँ पे स्पार्क होता था, ठीक है। मेरा ये आपसे सवाल है कि ये स्पार्क क्यों होता है, ठीक है, दैट इज वन क्वेश्चन। फिर दूसरा आपने देखा होगा कि जब वो व्हेन दैट लेडी वाज टचिंग दैट स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है, और दैट फेलो वाज टचिंग दैट लेडी ऑन हिज हैंड और शोल्डर, तो वो लेडी को क्या थोड़ा सा शॉक फील होता था, राइट। तो क्वेश्चन ये है कि शॉक क्यों फील होता था, थोड़ा सा होता था, लेकिन वो भी बहुत डेंजरस नहीं था, ठीक है। फिर तीसरी बात कि अगर आपने ध्यान से इसको सुना होगा तो आपको पता चला होगा कि ये स्पार्क अप्रोक्सीमेटली 50,000 वोल्ट्स का जनरेशन है, एक्चुअली 50,000 वोल्ट के जनरेट होने से ये स्पार्क बनता है, तो इतना बड़ा पोटेंशियल वहां पे है, फिर भी वो लेडी उसके ऊपर हाथ रख रही है और उसको कुछ नहीं हो रहा है, राइट। सो ये 3 क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके आंसर आपको मुझे देने हैं, राइट। यू जस्ट हैव टू थिंक ओवर इट प्रॉपरली कि ऐसा कैसे होता है, ओके। सो वो इस पर्टिकुलर चीज को आप जरा सोचिए, गूगल करिए, दूसरे वीडियोस देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका आंसर मुझे बताइए। आई विल बी वेटिंग फॉर द होल डे, ठीक है, पूरा दिन मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, देखते हैं आपके आंसर कैसे आते हैं गाइस। अब हमको क्या करना है, the next topic which we are going to start, that is electric potential energy। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, देखो हम क्या करते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से एक स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके आते थे। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से कोई स्पेसिफिक पॉइंट तक लेके आओ, उसके लिए जो वर्क करना पड़ता था वो वर्क होता था पोटेंशियल। अब अगर मैं इनफाइनाइट से यूनिट पॉजिटिव चार्ज को नहीं ला रहा हूं, लेकिन कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूं, सपोज मान लेते हैं, देखो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड फिगर में जरा देखो आप,
ये इनफाइनाइट वाली पोजीशन ही मान लो, और यहाँ पे कौन सा चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और अपनी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके सेंटर पे ये जो चार्ज दिख रहा है, दैट चार्ज इज बेसिकली कैपिटल क्यू चार्ज। ओके, ये पोजीशन वेक्टर जो है वो है पोजीशन वेक्टर आर। ओके, और दिस इज पॉइंट पी, दिस पॉइंट इज पी। अब मैं क्या कर रहा हूं, इनफाइनाइट से आ रहा हूं, लेकिन कौन से चार्ज को लेके आ रहा हूं, प्लस क्यू चार्ज को लेके आ रहा हूं, और किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रहा हूं भाई, मैं देखो यहाँ पे जो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज बिकॉज ऑफ व्हाट, कैपिटल क्यू। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, ये उसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और मैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इस चार्ज को लेके आ रहा हूं। यहाँ पे मुझे वर्क नेगेटिव करना पड़ेगा, ये इसलिए देखो राइट हैंड साइड में मेरा जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट से आर तक आना है। आर इज नथिंग बट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, और यहाँ पे मैंने वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है, तो कि क्यू इंटू ई, तो मैंने यहाँ पे क्यू इंटू ई लिखा हुआ है, राइट, क्यू इंटू ई लिखा हुआ है। तो इस केस में वर्क कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं, चलिए। इनफाइनाइट से आर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के कैपिटल क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड आर कैप, और यहां पे डी आर और आर कैप हो जाएगा। अब क्या करेंगे, माइनस के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाहर निकाल देते हैं, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से आर, 1/r² डी आर आ जाएगा। हमने ये इंटीग्रेशन पहले भी किया हुआ है, ये जो इंटीग्रेशन आएगा वो होगा -1/r इनफाइनाइट से आर तक, एंड व्हेन यू जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो उसके बाद आपका फाइनल आंसर कुछ ऐसा आ जाएगा, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर। सो दिस इज गोइंग टू बी दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। और ये पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो और कुछ नहीं होता, वर्क डन फ्रॉम इनफाइनाइट टू क्या होता है, आर होता है। ठीक है, मतलब देखो ये पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, तो कि चार्ज की वैल्यूज पे डिपेंड करेगी, यानी चार्ज की वैल्यू के प्रोडक्ट पे और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस। अब देखो स्मॉल क्यू चार्ज जब इस पी पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा, तब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, आर होगा। तो वो जो यहाँ पे आर दिख रहा है नीचे की तरफ आपको, वो आर और कोई आर नहीं है, बट ये कौन सा आर है, दो चार्ज के बीच के डिस्टेंस वाला आर है। तो ये एक तरीका हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को समझने का। मतलब आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज नहीं लाना है, बट कौन सा चार्ज लेके आना है, क्यू जितना चार्ज आपको इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेके आना है, और उसके लिए जो भी वर्क करना पड़ेगा उस वर्क को क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे कंसेप्चुअल चीजें कुछ आती है। कौन सी कंसेप्चुअल चीजें है, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, समझना जरा ध्यान से। पोटेंशियल होता था ना वो कोई पॉइंट पे होता था, मतलब ऐसा हम बोल सकते थे कि पोटेंशियल एट पॉइंट पी। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी। समझना, ये बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट चीज है। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट पी ऐसा नहीं बोल सकते। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो कोई सिस्टम की होती है, पोटेंशियल एनर्जी कोई इंडिविजुअल नहीं होती है। देखिए ये जो क्यू चार्ज है ना, स्मॉल क्यू चार्ज, इट इज एक्चुअली मूविंग इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपिटल क्यू चार्ज। तो इसको पोटेंशियल एनर्जी को प्रोनाउंस करने के कुछ तरीके हैं, वो पहले सीखने चाहिए। तो कौन से तरीके हैं वो मैं यहाँ पे बताता हूँ। पहले ऐसा बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम of two charges Q and capital Q which are separated by distance r। ठीक है, एक तो ऐसा प्रोनाउंस कर सकते हो, अगर कोई पूछे कि व्हाट इज दिस फॉर्मूला, तो आप ऐसा बोल सकते हो, दिस फॉर्मूला इज इंडिकेटिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू एंड कैपिटल क्यू विच आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस क्या, आर। ये एक तरीका है बोलने का। अब दूसरा तरीका बोलने का क्या है, देखते हैं चलो इसका दूसरा तरीका। तो कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू
इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू, ऐसा बोल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज स्मॉल क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ चार्ज कैपिटल क्यू। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जरा ध्यान से देखना। इंटरेस्टिंग क्या है? तो देखो मेरे पास फॉर एग्जांपल यहां पे कैपिटल क्यू चार्ज है, यहां से आर जितने पोजीशन पे एक दूसरा चार्ज स्मॉल क्यू आ गया। ओके, चलो जरूरी नहीं है ऐसा कि ऐसे लेते हैं। यहां पे एक कैपिटल क्यू चार्ज है, उससे आर जितने डिस्टेंस पे दूसरा एक चार्ज आ गया, और उसके लिए हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखा के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन आर। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, क्यू इनटू के क्यू अपॉन आर। एंड यू सी के क्यू अपॉन आर क्या होता है? पोटेंशियल। ओके, वी हो जाता है ना, वेर वी जो है वो है के क्यू बाय आर, दैट इज बेसिकली पोटेंशियल एट डिस्टेंस आर, ओके, ड्यू टू चार्ज कैपिटल क्यू। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, Q इंटू वी से। ओके, पोटेंशियल एनर्जी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, Q इंटू वी से। तो बस मैं यहां पे कुछ यही लिख रहा हूं, देखो ध्यान से। तो यहां पे U विच इज K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R, और यहां पे क्या लिखेंगे? और स्मॉल q इंटू वॉट? V, स्मॉल q इंटू V। Right. So this is the formula for the potential energy of a system of two charges separated by distance r. या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि potential energy of charge small q within the electric field of charge capital Q. Is that perfectly understood guys? समझ में आया कि नहीं आया? चलो, ये एक तरीका हुआ। अब दूसरा तरीका, इसी चीज को समझाने का, लिखने का दूसरा तरीका, जो बेसिकली एनसीईआरटी का वर्जन है। एनसीईआरटी में किस तरह से डिफाइन किया गया है, इसको ध्यान से देखते हैं। चलिए, ये अनदर अप्रोच है। हम यहां पे कौन सा अप्रोच लेने वाले हैं? यहां पे कुछ अप्रोच ऐसा होगा, ध्यान से देखो। पहले मैं फिगर बना देता हूं, फिर समझ में आ जाएगा। देखो यहां पे ये ओरिजिन है, यहां पे ओरिजिन है। फिर ओरिजिन से R1 जितने पोजीशन वेक्टर पे एक पॉइंट है, फिर R2 जितने पोजीशन वेक्टर पे दूसरा पॉइंट है। ओके, R2 जितने पोजीशन वेक्टर पे दूसरा पॉइंट है। अब देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। यहां पे R1 पे जो पॉइंट है वो, और R2 पे जो पॉइंट है वो, इस दो पॉइंट पे अभी तक कोई चार्ज है नहीं। मुझे क्या करना है? मुझे एक ऐसे सिस्टम डेवलप करनी है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी पहले से बता देते हैं। चलो, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, इसको आपने R12 या R21 जो भी लिखना है लिख सकते हो। ओके, अब मुझे क्या करना है? इनफाइनाइट से आना है, इनफाइनाइट से आना है, और इनफाइनाइट से आके Q1 जितने चार्ज को, जस्ट मिनट, हाँ गाइस, चलो Q1 जितने चार्ज को मुझे यहां पे रखना है, फिर इनफाइनाइट से Q2 जितने चार्ज को लाना है, और फिर यहां पे रखना है। ठीक है, पहले Q1 को लाऊंगा, R1 जितनी पोजीशन वाले पॉइंट पे रखूंगा,
फिर Q2 को लाऊंगा और फिर R2 जितनी पोजीशन वेक्टर वाली पोजीशन पे मैं उसको रखूंगा। ये दोनों काम करने के लिए टोटल वर्क कितना करना पड़ेगा वो हम काउंट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ऐसा ही मान लेंगे। कि क्यों ऐसा मानेंगे कि सही में कुछ है ही नहीं। शुरू शुरू में तो क्या था, Q1 और Q2 जब हम नहीं लाए थे, ये देखो Q1 नहीं आया है, Q2 भी नहीं आया है, और यहाँ सेंटर पे भी कोई चार्ज नहीं है भैया। देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट एट द ओरिजिन। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पूरी सिस्टम में कहीं पे भी चार्ज नहीं है। अभी पूरी सिस्टम में कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये पोजीशन पे, इस पोजीशन पे जहां पे R1 इज अ पोजीशन वेक्टर, वहां पे Q1 को लाने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा। तो Q1 को लाने के लिए क्या वर्क करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जीरो। क्यों? क्योंकि वर्क तभी करना पड़ता है जब सामने कोई फील्ड हो। तो हम बोलेंगे कि इनिशियली नो फील्ड, इनिशियली नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट। और अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो वर्क डन ऑन Q1, उसको अपने वर्क 1 बोलते हैं, और वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो, अब क्या हो गया, जैसे ही हमने Q1 वहां पे रखा, मतलब उसका चार्ज वहां पे आ गया, वो चार्ज है, उसका कोई फील्ड हो जाएगा, और उसके फील्ड के अंदर अब क्या करना है, मुझे Q2 को लाना है, राइट। उसके फील्ड के अंदर वो मुझे क्या करना है, Q2 को लाना है। नाउ टू पुट Q2, to put Q2 at position indicated by position vector R2. Okay, now to put Q2 at position indicated by position vector R2, work must be done against electric field। अगेंस्ट तो वर्ड नहीं लगा सकते हम, वर्क मस्ट बी डन within potential generated by चार्ज Q1। मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो मैं थोड़ा टर्मिनोलॉजी बताना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ पे रखने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये सब पहले से मैंने यहाँ पे लिख के आपको दे दिया है। ठीक है, तो आपको यहाँ से लेफ्ट साइड से सब कुछ लिखना है। ये सिर्फ मैंने यहाँ पे टर्मिनोलॉजी समझाने के लिए, मुझे क्या करना है, इनफाइनाइट से Q2 चार्ज लाना है, लेकिन वो Q2 चार्ज कहाँ पे लाना है भाई, तो मुझे अंडर द इफेक्ट ऑफ द पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 लाना है कि नहीं लाना है। देखो, मैं और एक बार दूसरे तरीके से इसी को समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से सुनना। पहला काम तो समझ में आ गया, क्योंकि पहले तो शुरुआत में कोई चार्ज ही नहीं था सिस्टम में। चार्ज ही नहीं था तो क्या था, फील्ड नहीं था। फील्ड नहीं था तो पहली बार जब हम Q1 को लेके जब आए, हम Q1 को लेके आए, तब किसी फील्ड को अपोज किया कि नहीं किया हमने, कोई भी फील्ड को हमने अपोज नहीं किया, या कोई भी फील्ड की इफेक्ट भी हमने ऑब्जर्व नहीं की, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। अब क्या होगा, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज क्या हो जाएगा, Q1। पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो कि भाई 1/4πε0 Q1 अपॉन R। अभी R क्या है, तो कि जिस पॉइंट पे आपको ढूंढना है, मगर मान लो कोई पूछे कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो ये R हो गया आपका। देखो, ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। कोई पूछे यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, तो Q1 से इस पॉइंट के डिस्टेंस का जो पोटेंशियल होगा वो आपका R हो जाएगा। यहाँ पे ये R है ना, वेरिएबल क्वांटिटी है। जिस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो, उस पॉइंट पे, सॉरी, उस पॉइंट से Q1 का जो डिस्टेंस है वो देख लो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ R। अब इस रीजन में इतना पोटेंशियल है, किस रीजन में, जहां पे हमने Q1 रखा है, उस रीजन में। अब उस रीजन में इतना पोटेंशियल है, और उस पोटेंशियल के इफेक्ट होने के साथ साथ मुझे क्या करना है, Q2 को लेके आना है।
तो Q2 को लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क कितना होगा, तो हम जानते हैं वो वर्क 2 होगा। Q2 को लाना है अंडर द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल क्या, V1, V1, लेकिन कौन सी पोजीशन पे लाना है भाई उसको, तो क्या R2 वाली पोजीशन पे लाना है, इसलिए आप ब्रैकेट में मैं लिखूंगा R2। वो मुझे सिर्फ ब्रैकेट इंडिकेट करेगा कि मैं कौन सी पोजीशन पे लेके आता हूं। V1 क्यों किया मैंने, क्योंकि पोटेंशियल किसका था, पोटेंशियल था चार्ज नंबर 1 का, इसलिए मैंने V1 लिया। आगे Q2 है, आप जानते हो W इज इक्वल टू Q इंटू V इज द फॉर्मूला, ठीक है। पोटेंशियल अगर पता है तो आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हो तो कौन सा फॉर्मूला होता है, W इज इक्वल टू Q इंटू V। तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया, कौन सा चार्ज लेके आए, Q2 चार्ज लेके आए, ठीक है। किसके पोटेंशियल के अंदर लेके आए, तो Q1 चार्ज के पोटेंशियल के अंदर हम लेके आए, इसलिए मैंने यहाँ पे Q1 चार्ज का पोटेंशियल है इसलिए V1 लिखा। लेकिन कहां पे लेके आए भाई, तो कि R2 वाली पोजीशन पे लेके आए, इसलिए ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा, R2 लिखा, ठीक है। अब ब्रैकेट में R2 लिखने का फायदा समझो। V1 क्या है, तो हमने ऑलरेडी V1 यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है, दैट इज 1/4πε0 Q1 अपॉन R, लेकिन यहाँ पे R नहीं लिखेंगे क्योंकि अब R पता है, मैंने बोला था ना आपको R क्या होता है, तो जो मान लो ये पॉइंट होता तो ये पॉइंट से Q1 का डिस्टेंस R होता, लेकिन अपना पॉइंट अब क्या है, ये है, तो इस पॉइंट से Q1 का डिस्टेंस कौन सा है भाई, तो क्या R12 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली R12 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा वर्क नंबर 2, ठीक है। तो पहले वर्क कितना हुआ, तो कि 0, अब दूसरा वर्क कितना हुआ, इतना, तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, देखो यहाँ पे वही किया है मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में आप जब देखोगे तो पता चलेगा, लेकिन अभी फोकस करो राइट में। तो पहले W1 कितना वर्क हुआ, 0, W2 कितना वर्क हुआ, तो के Q2 इंटू 1/4πε0 Q1 R12 एंड दैट इज बेसिकली 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। सो टोटल वर्क कितना हो गया भाई बोलो, टोटल वर्क हो गया W, जिसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस U1 U2, एंड यू कैन सी 1/4πε0 की जगह पे K लिखेंगे, Q1 आएगा, Q2 आएगा और नीचे आएगा R12। सो दिस इज द फाइनल आंसर गाइस। तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है, अगर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो दिस इज ऑल्सो द वे। आप क्या करो, पहले चार्ज को हर एक, जैसे अपनी जो भी चार्ज की सिस्टम है ना, अब पहले देख लो चार्ज कैसे कैसे वहां पे रखा हुआ है, बस आप इमेजिन करो कि ये चार्ज रखने के लिए कितना वर्क हुआ होगा, जो वर्क हुआ होगा दैट विल बी योर बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं आया, ये जो मैंने पढ़ाया वही चीज मैंने यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिखी हुई है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। ये लिखो ना लिखो डजेंट मैटर। चलो अभी क्या, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस। चलो अब मुझे 3 चार्जेस रखने हैं, मतलब जैसे यहाँ मैंने देखो फिगर दिखाया है मैंने यहाँ पे, अगर मान लो जैसे मैंने फिगर दिखाया है वैसे अगर मुझे 3 चार्जेस को रख के ऐसी एक सिस्टम बनानी है तो उसके लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट माय गोल इज। तो चलो करते हैं वर्क। सबसे पहले वर्क करना पड़ेगा चार्ज Q1 के ऊपर, तो सब पहले Q1 को लाते हैं, फिर उसके बाद Q2 लाएंगे, फिर उसके बाद Q3 लाएंगे। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1, जो वर्क होता है दैट इज W1, ओके। और ये वर्क क्या होगा, तो कि 0, क्यों 0 होगा, कि शुरू शुरू में सिस्टम के अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो कोई वर्क नहीं होगा। अब इसने क्या कर दिया, इसने Q1 प्रोड्यूस, नाउ Q1 प्रोड्यूसेस पोटेंशियल V1, और उसकी वैल्यू क्या होगी, K Q1 अपॉन R, ठीक है। उसका पोटेंशियल होगा K Q1 अपॉन R। अगेन ये R क्या है, तो क्या आप सिस्टम के अंदर कोई भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से Q1 का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे R। जिस पॉइंट पे पोटेंशियल आपको ढूंढना है उस पॉइंट पे आप क्या ले लो, एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से ये Q1 का जो डिस्टेंस होगा दैट डिस्टेंस विल बी R। तो V1 मुझे मिल चुका है यहाँ पे, ठीक है। अब ये V1 जितना पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के अंदर हम क्या करते हैं, Q2 चार्ज को लेके आते हैं। नाउ वर्क डन
टू ब्रिंग चार्ज Q2। चलो कैसे लेके आएंगे, उसके लिए वर्क डन होगा W2। Q2 चार्ज को ला रहा है किसके पोटेंशियल के अंदर, V1 के पोटेंशियल के अंदर। कौन सी पोजीशन पे, तो क्या R2 पोजीशन पे ला रहे हैं। तो क्या होगा Q2, और ये हो जाएगा K Q1 अपॉन R12 हो जाएगा, जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, R12 आ जाएगा। चलो ये हो गया काम। ठीक है, ये दूसरा वर्क हुआ। अभी क्या करेंगे, दो चार्ज आ चुके, अब तीसरा चार्ज लाना है। तो तीसरा चार्ज जो लाना होगा वो किसके पोटेंशियल के अंदर लाना पड़ेगा, तो कि Q1 और Q2 दोनों के पोटेंशियल के अंदर। हम ऐसा बोलेंगे ना, आओ Q2 प्रोड्यूसेस पोटेंशियल V2, और वो क्या होगा K Q2 अपॉन R, वैसे जैसे ही होना चाहिए। अब क्या करेंगे ना, टू ब्रिंग Q3 अंडर पोटेंशियल V1 एंड V1 और V2 दोनों पोटेंशियल के अंदर वर्क डन क्या होगा, तो ये जो वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज W3, चलो ये वर्क डन ये आ गया। कितना होगा ये वर्क डन, तो कि Q3 V1 का पोटेंशियल है ना, और प्लस V2 का पोटेंशियल R3, क्योंकि Q3 को कहां पे लेके आएंगे, R3 वाली पोजीशन पे लेके आएंगे। Q1 को R1 पे लाएंगे, Q2 को R2 पे, और Q3 को R3 वाली पोजीशन पे लेके आएंगे। तो ये क्या होगा Q3, V1 क्या आएगा भाई, तो कि K Q1, नीचे R3 है ना, तो यहां पे आएगा R13। फिर ये K Q2, तो ये बेसिकली ये यहाँ पे नंबर देखना है, 1 देखना है, 3 देखना है। तो यहाँ पे 1 3 आया, देखो यहाँ पे कौन सा नंबर आ रहा है, 2 और 3 आ रहा है। तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। बस इतना याद रखो। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना कि कैसे लाना है, तो ये उसका तरीका है याद रखने का। समझे कि नहीं समझे, ये हो गया W3। तो टोटल वर्क डन कितना हुआ, देयरफॉर टोटल वर्क, ये टोटल वर्क जो होता है ना WT, दैट इज नथिंग बट द पोटेंशियल एनर्जी, राइट। और ये टोटल वर्क कितना हुआ, तो कि वर्क 1 क्या हुआ, देखो वर्क 1 ये रहा, वो हो गया 0। वर्क 2 क्या गया, तो कि ये रहा, दिस इज वर्क 2। और ये हमारा वर्क 3। ओके, तो वर्क 1 0, वर्क 2 क्या हुआ, Q1 Q2 अपॉन R12। फिर वर्क 3 क्या हुआ, तो क्या देखो मल्टीप्लाई करके लिखता हूं, K Q1 Q3 अपॉन R13। फिर K Q2 Q3 अपॉन R23। सो दिस इज व्हाट द टोटल वर्क डन फॉर द 3 चार्जेस। अगर इसमें थोड़ा बहुत प्लस माइनस है, समझ में नहीं आया है, डोंट वरी, इसके बाद ऐसा एक प्रॉब्लम करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा, करने वाले, डोंट वरी अबाउट दैट। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मतलब अभी हमने देखो, हमने जो भी किया ना पहले, थोड़ी देर पहले, उसमें क्या किया एग्जैक्टली कि हमने यहाँ पे R1 पोजीशन थी, R1 पोजीशन पे Q1 लेके आए, फिर R2 पोजीशन पे कौन सा चार्ज लेके आए, Q2 लेके आए, और फिर पोटेंशियल एनर्जी निकाला। हमने पहले यहाँ पे बोल दिया था कि यहाँ पे पहले सिस्टम में कोई चार्ज नहीं था, ना तो कोई फील्ड था। लेकिन अगर मान लो अपनी सिस्टम में पहले से ही कोई चार्ज या फील्ड है और फिर से यही काम करना है, तो आंसर क्या आएगा। समझ में आया डिफरेंस। पहले अपनी सिस्टम में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, 0 था।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज जीरो। अब सिस्टम अपनी वही है, लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है और इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है। ऐसे सिचुएशन में मुझे Q1 और Q2 दोनों को यहाँ पे उसी पॉइंट पे क्या करना है, लाना है। और उसको वहां पे लाने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो वर्क मुझे कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए, ध्यान से देखिएगा। चलो ध्यान से समझते हैं इस पर्टिकुलर चीज को। मान लेते हैं कि ये एक सिस्टम है हमारे अपने पास। ये पोजीशन है जिसका पोजीशन वेक्टर है बेसिकली R1। ये दूसरी पोजीशन है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। ओके, और ये जो रीजन है, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो क्या होगा, जब हम पहले चार्ज Q1 को जब इस पोजीशन पे लेके आएंगे तो शुरू शुरू में हम क्या बोलते थे कि वर्क डन जीरो होता है, लेकिन अब यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा। ये वर्क कितना होगा, तो कि Q1 VR1 हो जाएगा। ठीक है ना, Q1 VR1 हो जाएगा। आप सोचोगे सर ये V कहां से आया, देखो लिख लेते हैं, पहले मैं बताता हूं। चलो, VR1 हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं। देखो यहां पे पहला वर्क क्या आया, जीरो आया अपना। द फर्स्ट वर्क इज जीरो। फिर दूसरा वर्क कैसे निकाला हमने, तो कि पहले चार्ज का पोटेंशियल लिखा और पहले चार्ज के पोटेंशियल की उसको क्या कर दिया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया दूसरे चार्ज से। पहले चार्ज का पोटेंशियल यानी V1 और दूसरा चार्ज कौन सा है, Q2। तो पहले चार्ज के पोटेंशियल को मैंने दूसरे चार्ज के पोटेंशियल दूसरे चार्ज के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऐसे सिचुएशन में मान ही लेना है कि कोई चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो है इस रीजन में। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं से तो प्रोड्यूस हो रहा होगा, और कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा तो मतलब उसका सोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है चार्ज से। मतलब इस पूरी सिस्टम में कहीं ना कोई चार्ज तो होगा ही, और उस चार्ज का पोटेंशियल जो होगा वो होगा V, और वो V की इफेक्ट जो है ऑलरेडी इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आ रही है। तो उस V की इफेक्ट के लिए, उसकी V की जो इफेक्ट है, उस इफेक्ट के अंदर मुझे कोई Q1 को इनफाइनाइट से R1 वाली पोजीशन पे लेके आना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो कि Q इंटू V जितना वर्क करना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे, अगर मान लो इंडिविजुअली सोचते हैं, अगर Q1 को लाया इतना वर्क करना पड़ा, Q2 को लाते तो कितना वर्क करना पड़ता भाई मुझे, Q2 VR2। ठीक है कि नहीं, Q2 VR2 इंडिविजुअली देखा। लेकिन अपने यहाँ पे इंडिविजुअल काम नहीं करना है, अपने यहाँ पे क्या कौन सा काम करना है भाई, सिस्टम है पूरी अपनी, टोटल वर्क काउंट करना है। जो भी इफेक्ट यहाँ पे आती है वो सारी इफेक्ट हमको काउंट करनी है। फिर से मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहले ये एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, ये दूसरा पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। अब क्या करेंगे, इनफाइनाइट से कोई चार्ज Q1 को लेके आएंगे, यहाँ पे Q1 रखा, तो उसको रखने के लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो वर्क डन क्या होता, जीरो। लेकिन अपने केस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये वर्क डन W1 क्या होगा, Q1 इंटू VR1। चलो पहला वर्क आ गया। ठीक है, अब चलो दूसरा कोई चार्ज Q2 लाना है, कहां पे लाना है दूसरे चार्ज को भाई, R2 पे लाना है। तो ऐसे वैसे थोड़ा आ जाएगा, R2 पे लाने के लिए मुझे दो अलग अलग टाइप के वर्क करने पड़ेंगे। पहला वर्क कौन सा करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, तो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी बाहर का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो वर्क होगा, दैट वर्क इज गोइंग टू बी W2 इज इक्वल टू Q2 इंटू VR2, ये होगा। और दूसरा वर्क क्या करना पड़ेगा, तो कि Q1 भी अपना कोई खुद का पोटेंशियल क्रिएट करेगा ना, कि Q1 अपॉन R, ये अपना खुद का पोटेंशियल क्रिएट करेगा, राइट। तो उसके खुद के पोटेंशियल की वजह से भी मुझे एक वर्क करना पड़ेगा, दैट इज बेसिकली Q2 लाया, पोटेंशियल किसका लिया मैंने, V1 का, कौन सी पोजीशन पे, R2 वाली पोजीशन पे। तो यहाँ पे Q2 और ये क्या हो गया, कि Q1 अपॉन R12 आएगा। ठीक है कि नहीं, तो ये W3 ऐसा हुआ। मतलब Q2 चार्ज हम रखेंगे तो Q2 चार्ज को रखने के लिए
मुझे दो चीजों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। एक तो ऑलरेडी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अगेंस्ट वर्क करके मुझे रखना है। तो वो जो आंसर आया, दैट आंसर इज गोइंग टू बी दिस W2। और Q1 चार्ज ऑलरेडी पहले अब आ चुका है, तो Q1 चार्ज का भी कोई क्या होगा, पोटेंशियल होगा। तो उसके पोटेंशियल के अंदर जो भी वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क जैसे हमने प्रीवियस सिचुएशन में किया, वो क्या हुआ, Q2 इंटू V1R2। यहाँ पे V1R2 क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि V1 इज द पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट चार्ज यानी Q1 चार्ज। और हम कौन सी पोजीशन पे Q2 को लाना चाहते हैं, तो कि R2 वाली पोजीशन पे लाना चाहते हैं। टू इंडिकेट दैट पोजीशन मैं ब्रैकेट में क्या लिखता हूं, R2 लिखता हूं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, दैट डिस्टेंस बिकम्स व्हाट, R12, राइट। एंड दैट डिस्टेंस इज R12। और यहाँ पे आप देख सकते हो R12 आ चुका है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो R12 आ चुका है। सो यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा, टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क, तो देखिए Q1 VR1 हो जाएगा, प्लस Q2 VR2 हो जाएगा, प्लस ये जो है ना K Q1 Q2 अपॉन R12, जिसको अपने U12 भी बोल सकते हैं। तो ये हो जाएगा उसका टोटल वर्क डन। और टोटल वर्क डन और कुछ नहीं होता, पोटेंशियल एनर्जी होता है। मैं यहाँ पे वो सब रफ लिख रहा हूं, क्योंकि ये लेफ्ट साइड आप अगर पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, परफेक्टली मेंशन किया हुआ है हर एक चीज को, ठीक है। हर एक चीज को यहाँ पे परफेक्टली मेंशन किया हुआ है। चलो अच्छी तरह से इसको लिख देते हैं। और लिखना इसलिए जरूरी बन जाता है कि इसके साथ साथ आपका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, और ये रिवीजन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। देखो ये है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन जिसका पोजीशन वेक्टर है R1, ये है एक पॉइंट जिसका पोजीशन वेक्टर है R2। मुझे यहाँ पे Q1 चार्ज लाना है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E एक्सटर्नल इज नॉन जीरो है, ठीक है। सो वर्क डन in bringing charge Q1 at position R1, वो वर्क डन होगा, Q1 चार्ज है और पोटेंशियल जो है वो है R1। चलो फिर वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 एट पोजीशन R2, वो वर्क होगा W2। और ये W2 क्या होगा, तो कि जैसे वर्क डन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस वर्क डन अगेंस्ट चार्ज Q1, दो अलग अलग वर्क होंगे। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क क्या होगा, Q2 VR2 हो जाएगा, प्लस अब Q1 की वजह से जो वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क कितना होता है, तो कि चार्ज किस किस कौन से चार्ज को लेके आ रहे हैं भाई, Q2 चार्ज को लेके आ रहे हैं ना। तो वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V, कौन से चार्ज को लाया, Q2 चार्ज को लाया। पोटेंशियल किसका होगा, V1 चार्ज का होगा। पोटेंशियल इज ड्यू टू चार्ज V1। तो Q इंटू V इज इक्वल टू वर्क डन। हम कहां पे ला रहे हैं चार्ज को, R2 पे ला रहे हैं, इसलिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगा R2। चलो इसको ऐसे रखेंगे Q2VR2, क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं है। प्लस यहां पे V1R2 की वैल्यू मुझे पता है, कौन सी होगी, तो कि K Q1 अपॉन R12 हो जाएगी ये वैल्यू। एंड कुछ लोग इसको U12 भी लिखते हैं, तो ये हो जाएगा Q2 VR2 प्लस U12, ये हो जाएगा W2। बस टोटल वर्क निकाल लो, ये जो वर्क मिला W1 और ये वर्क जो मिला W2, बस ये दोनों वर्क का एडिशन करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा।
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में? चलिए अभी क्या करना है, इसके ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं और भी क्लियर हो जाएगा। इस प्रॉब्लम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत करना। इसके बाद एक और प्रॉब्लम होगा शायद, यस, इसके बाद एक और प्रॉब्लम है। ठीक है, बस ये 2 प्रॉब्लम है एंड देन टुडेज लेक्चर विल बी डन गाइस। अभी देखो ध्यान से समझना इस प्रॉब्लम को। ये जो सिस्टम आपको फिगर में यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, ये सिस्टम आपको बनानी है, मतलब यू हैव टू क्रिएट दिस सिस्टम। और इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस सिस्टम, ओके, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, कितना टोटल वर्क होगा वो हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो देखते हैं कितना टोटल वर्क होगा, वो हम फाइंड करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले नंबर 1 देखो, पहले क्या करेंगे, यहां पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 है। ठीक है, कोई बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो सबसे पहले ये देखो, यहां पे चार्ज आएगा, वो चार्ज होगा 1, इस पोजीशन पे चार्ज आएगा वो 2 होगा, इस पोजीशन पे चार्ज आएगा वो 3 होगा, और इस पोजीशन पे चार्ज आएगा वो होगा 4। ये सब साइड जो है इस स्क्वायर की, वो डी 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 और डी है। तो ये जो पूरा डायगोनल मिलेगा आपको, दैट डायगोनल इज गोइंग टू बी √2d, राइट। इस डायगोनल की जो वैल्यू होगी वो होगी √2d। ऐसा ही नहीं है कि इस डायगोनल की, ये डायगोनल की वैल्यू भी √2d होगी। चलो अब क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले चार्ज नंबर 1 को लाने के लिए जो वर्क करना पड़ा वो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा भाई? क्योंकि सिस्टम में कहीं पे भी कुछ है ही नहीं, खाली है, वैक्यूम है। वैक्यूम में कोई चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके आओ, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं, तो क्या होगा, वर्क डन 0 होगा। पहला काम हो गया। चलो दूसरा काम करते हैं। पहला चार्ज आ गया, अब दूसरा चार्ज कहां पे लाना है, इस पोजीशन पे बी पे लाना है। तो आप देखो बी पोजीशन ए पोजीशन से कितनी दूर है, डी जितनी दूर है ना। तो इस बी पोजीशन पे, ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स, बी पोजीशन पे चार्ज 1 की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, तो कि वो पोटेंशियल होगा के, चार्ज 1 क्या है, Q, और डिस्टेंस कितना है D। तो ये हो गया पोटेंशियल ड्यू टू Q1। और इस पोटेंशियल को आप क्या करो, -Q2 से Q से मल्टीप्लाई कर दो। -Q क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यहां पे कौन सा चार्ज लाना है मुझे, इनफाइनाइट से -Q को लेके आना है पॉइंट बी पे। तो -Q को लेके आना है, इसलिए -Q, और पॉइंट बी पे जो भी पोटेंशियल होगा, दैट पोटेंशियल इज बेसिकली KQ/D। तो ये जो आया, ये आपका क्या हो गया, वर्क नंबर 2 हो गया। ये जो मिला दैट इज गोइंग टू बी वर्क नंबर 2। चलो अब तीसरा केस लेते हैं। वर्क नंबर 3 करते हैं। अब कौन सा चार्ज ला रहे हैं भाई, तो क्या देखो, अब कौन सा चार्ज ला रहे हैं, +Q चार्ज को ला रहे हैं। तो मुझे क्या कर, जिस पोजीशन पे चार्ज को लाना है, मान लो इस पोजीशन पे लाना है, तो आपको इस पोजीशन पे टोटल पोटेंशियल काउंट करना पड़ेगा। तो इस पोजीशन पे इस +Q की वजह से, ए पे जो चार्ज नंबर 1 की वजह से जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल होता है KQ/R। तो KQ और R की जगह पे यहां पे क्या होगा, √2d होगा। ये पहले चार्ज का पोटेंशियल। और दूसरे चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, K इंटू -Q/D, K/-Q/D, ये दूसरे चार्ज का पोटेंशियल होगा। तो ये दोनों चार्ज का पोटेंशियल पॉइंट सी पे क्या होगा वो निकालना है, ठीक है, और उसको Q से मल्टीप्लाई कर देना है। चलो अभी उसके आगे तीसरा स्टेप क्या होगा, चलो इसको मैं एक और अच्छे तरीके से लिखता हूं। चलो ध्यान से देखना, पहला चार्ज लाने के लिए वर्क क्या हुआ, 0। दूसरा चार्ज लाने के लिए जो वर्क होगा, दूसरा चार्ज यानी Q2, और दूसरा चार्ज जिस पोजीशन पे लाना है उस पोजीशन का पोटेंशियल, ओके। फिर तीसरा कौन सा चार्ज होगा, Q3, और 3 वाली पोजीशन पे लाना है, तो उस 3 पे जो पोटेंशियल होगा वो। फिर नंबर 4,
W4, कौन सा चार्ज लाना है, Q4, और बेसिकली 4 नंबर वाली पोजीशन पे जो पोटेंशियल होगा वो, तो चलो Q2 कितना है, तो कि माइनस क्यू। 2 नंबर वाली पोजीशन पे पोटेंशियल कितना होगा, तो कि यहाँ पे सिर्फ सिस्टम में एक ही चार्ज है अभी तो मतलब क्या, अभी हम ये पूरी सिस्टम बना रहे हैं, पहले हम क्यू पहला ये चार्ज लेके आए, देखो पहला हम ये चार्ज लेके आए, अब उसके बाद हम ये चार्ज ला रहे हैं, तब तक बाकी सिस्टम में कोई चार्ज है ही नहीं। तो अब जब दूसरा चार्ज रख रहे हैं तो पोजीशन 2 पे पोटेंशियल ढूंढना होगा, तो किसकी वजह से मिलेगा, सिर्फ पहले चार्ज की वजह से मिलेगा, और पहले चार्ज की वजह से जो भी पोटेंशियल मिलेगा वो पोटेंशियल क्या होगा, तो कि के क्यू, और दूसरे पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो है डी। Q3 कौन सा है भाई, तो कि Q3 इज बेसिकली क्यू चार्ज, और V3 यानी इस पोजीशन पे पोटेंशियल ढूंढना है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट 3 बिकॉज ऑफ व्हाट, Q1, potential at 3 because of Q1 and potential at 3 because of Q2। तो क्या करेंगे, Q V1 क्या होगा, V1 पोटेंशियल एट 3 बिकॉज ऑफ व्हाट, Q1 यानी Q, तो क्या होगा पोटेंशियल ये, के क्यू अपॉन √2 इंटू डी प्लस, अब 3 नंबर पे पोटेंशियल किसकी वजह से, तो कि 2 नंबर पे जो चार्ज है उसकी वजह से, 2 नंबर पे चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू, और 2 नंबर के चार्ज से 3 नंबर की पोजीशन का डिस्टेंस डी। मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं भाई, के क्यू बाय आर वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूं। फिर यहां पे क्या होगा, तो कि V1 प्लस V2 प्लस V3 आएगा, चौथा चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू है, तो फोर्थ चार्ज इज माइनस क्यू। ओके, फोर्थ चार्ज इज माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से, सॉरी माइनस क्यू पे यानी चौथी पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 1, देन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 2, एंड देन पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 3। तो पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 1 क्या होगा, पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 1 होगा के क्यू अपॉन डी। पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 2 क्या होगा, तो कि के माइनस क्यू अपॉन √2d। फिर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ 3 चार्ज क्या होगा, तो कि चार्ज नंबर 3 कौन सा है, क्यू, और डिस्टेंस है कितना, डी। सो ये आ गया वर्क नंबर 4। अब क्या करना होगा, टोटल वर्क काउंट करना है, टोटल वर्क काउंट करना है, तो क्या करेंगे, सबका एडिशन करेंगे, सबका एडिशन करेंगे, एंड देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू, सबका एडिशन करो, चलो पहला टर्म कौन सा है, 0, दूसरा वर्क क्या हुआ, तो कि के माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। फिर तीसरा वर्क क्या हुआ है, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। मैं सिर्फ एक्सपांशन कर रहा हूं, अब मैं चौथा वर्क लिख रहा हूं, फोर्थ वर्क, माइनस क्यू को इस टर्म से मल्टीप्लाई करो यहां से यहां पे, सो माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन √2d माइनस हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, तो देखो यहां पे माइनस क्यू के, ये एक बार, दिस इज फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम, 4 बार आया, कौन सा टर्म आया, माइनस के क्यू स्क्वायर बाई डी 4 बार आ रहा है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, therefore potential energy of system 4 बार आ रहा है, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। ओके, 4 बार आ रहा है माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी प्लस, देखो अब क्या है, ये के क्यू स्क्वायर बाय √2d जो है वो 2 बार आ रहा है, दिख रहा है सबको भाई, तो ध्यान से देखो,
ये पहली बार, ये दूसरी बार, तो 2 बार आ रहा है के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2d। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 टाइम्स के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2d। चलो अब क्या करते हैं, के क्यू स्क्वायर बाय डी माइनस साइन के साथ कॉमन निकाल देते हैं, तो यहां पे 4 बचेगा और यहां पे रूट 2 बचेगा, राइट। के की जगह पे अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख दे तो के क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन 0 डी 4 माइनस रूट 2। ये है डी। चलो ये हो गया सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी। दैट ऑल राइट, समझ में आया? समझ सकता हूं थोड़ा ट्रिकी होता है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने आप, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद भी अगर समझ में नहीं आता तो मुझे बोलना, आई विल टीच अगेन, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान देके समझने की कोशिश करो, सिर्फ वही फॉर्मूला यूज करना है, W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी, दैट्स ऑल। उसके सिवा आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है गाइस, एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, क्योंकि उसके बाद का जो प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा ट्रिकी वाला है, मतलब उसको मैं शांति से पढ़ाना चाहता हूं, सो आई एम नॉट रशिंग हियर, राइट। तो शांति से इस पर्टिकुलर टॉपिक को करेंगे, आज यहां तक रखते हैं अपने, ठीक है। मिलते हैं कल। टिल देन जस्ट हैव अ वेरी नाइस डे एंड स्टडी वेल। आपका एग्जाम डेफिनेटली आ रहा है।